स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास के अंदर सीखने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते भी हैं। काफ़ी स्कूल्स में नहीं भी पूछे जाते, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आते हैं और काफ़ी स्कूल्स में पूछे भी जाते हैं। तो आपको ये केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीखना होगा। एक बात गौर से ध्यान रखिएगा, इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता। ये सिंपल आपके मैथमेटिकल स्किल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और इन मैथमेटिकल स्किल्स को अगर आपने अच्छे से पॉलिश अप किया हुआ है तभी आप इस तरह के न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आइए मैं कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करता हूँ, आपको सिखाता हूँ कैसे करना है, इजी लेवल से लेके थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल तक, यानी वो न्यूमेरिकल जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स को हम साथ साथ लेके करेंगे। और मैं ये कहूँगा, अगर एग्ज़ाम में चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th का आना है तो उन बच्चों को तो करना ही करना है, और जो बच्चे क्लास 12th में रह के कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीख लेना चाहिए। सबसे पहले बहुत इजी ट्राइबॉल फेंकते हैं, आसान सी चीज़ें, ताकि एक मूड बनना शुरू हो जाए और आप न्यूमेरिकल्स के बारे में जानना सीख जाएं। फाइंड आउट वेट ऑफ CO2 फॉर्म व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। न्यूमेरिकल्स में स्टेटमेंट को एक बार, 2 बार, 3 बार, जब तक वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आती आप स्टेटमेंट को ज़रूर पढ़ें, और स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आप वहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखें। मैक्सिमम केस में तो रिएक्शन साथ में दी जाएगी, कोई एक आध ऐसा होगा जहाँ रिएक्शन नहीं दी जाएगी, लेकिन वो लिखना आसान होगा। कहा गया है कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो हम ये मान लें C+O2 गिव्स यू CO2। यही कहा है कि CO2 फॉर्म होता है जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। बैलेंस करो, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस्ड है। फिर ये देखो क्या फाइंड आउट करना है और क्या गिवन है, यानी गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। स्टेटमेंट में लिखा होगा फाइंड आउट वेट ऑफ CO2। अब स्टेटमेंट में जो भी है वो हमें गिवन हो गया, और गिवन में क्या है, वेट ऑफ CO2 ये निकालना है। वेट ऑफ कार्बन 3 ग्राम ये हमें गिवन है। तो हमें 2 सब्सटेंसेस के बारे में कहा गया है, CO2 और कार्बन। अब आपको ध्यान रखना है, जब इक्वेशन से न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो जिसके फाइंड आउट करना है और जिसका वेट गिवन है सिर्फ उन्हीं पे कंसंट्रेट करो। यानी कार्बन हमें गिवन है और CO2 निकालना है। ऑक्सीजन के बारे में कुछ नहीं कहा गया। जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया उसकी तरफ ध्यान मत दो, उसकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखो, आपको पता लगाना है कि 3 ग्राम कार्बन से कितना CO2 मिलेगा। सिंपल मैथमेटिकल यूनिटरी मेथड टाइप जो होते हैं उसका इस्तेमाल करना है कि 3 ग्राम से कितना मिलेगा। सबसे पहले फ्रॉम रिएक्शन, रिएक्शन से आप कह सकते हो, अब यहाँ कार्बन है, एटॉमिक मास 12 और CO2 44, ऑक्सीजन को तो इग्नोर कर दिया। तो रिएक्शन से मालूम पड़ता है कि 12 ग्राम कार्बन गिव्स 44 ग्राम CO2। रिएक्शन बताती है कि 12 ग्राम से 44 ग्राम CO2 मिलता है, और हमें कार्बन कितना गिवन है, 3 ग्राम। तो 3 ग्राम से कितना मिलेगा, सिंपल 2 लाइन का क्वेश्चन, और इस तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे 11 ग्राम CO2। ये आपका जवाब यहाँ पर आएगा। मैंने कहा ट्राइबॉल फेंक रहे हैं, आसान सा क्वेश्चन, ताकि आप समझ पाओ कि पहले रिएक्शन के विद रिस्पेक्ट जो अमाउंट होते हैं उसको लिखते हैं, और फिर जो आपको गिवन है उसके हिसाब से उसको सॉल्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो ज़रा ध्यान से, इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देख लो।
और अगर आपको लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हो तो वीडियो पॉज करो, तुरंत सॉल्व करो। देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म बाय कंबशन ऑफ 36 ग्राम ऑफ मीथेन, और ये रिएक्शन आपको गिवन है। चलो ऐसा करते हैं, इस रिएक्शन को ही हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। ये रिएक्शन आपको गिवन है, और जो मैंने मेथड आपसे कहा आप उसी मेथड पे ध्यान रख लेना। बाय कंबशन ऑफ 36 ग्राम ऑफ CH4, पहले साइड में लिख लो गिवन क्या है। गिवन मतलब क्या फाइंड आउट करना है, और क्या गिवन है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर, यानी वेट ऑफ वाटर निकालना है। 36 ग्राम मीथेन, वेट ऑफ मीथेन 36 ग्राम, ये गिवन है। तो ये चीज़ें हैं जो फाइंड आउट करनी है और जो गिवन है। पहले इक्वेशन पे ध्यान दो, बैलेंस्ड है या नहीं ये ज़रूर देखना है। तो आप देखेंगे कि इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब जिसके बारे में नहीं कहा गया उसे नेग्लेक्ट करो। H2O और मीथेन के बारे में, यानी H2O और मीथेन के बारे में कहा गया है, O2 के बारे में नहीं कहा गया, CO2 के बारे में नहीं कहा गया, इनको नेग्लेक्ट कर दिया। इसका मॉलिक्यूलर मास 16 और ग्राम मॉलिक्यूलर मास 16 ग्राम, वाटर का 18, लेकिन 2 हो गए तो कितना हो गया 36 ग्राम। एक वाटर का 18 होता है मॉलिक्यूलर मास, बट वो मल्टीप्लाई बाय 2 है, यानी 36 ग्राम हो गया। अब हमें पता निकालना है कि 36 ग्राम ऑफ मीथेन, 36 ग्राम ऑफ मीथेन से कितना वाटर मिलेगा ये पता लगाना है 36 ग्राम से। तो यहाँ से वही फ्रॉम इक्वेशन से कह सकते हो कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन गिव्स 36 ग्राम ऑफ वाटर। इक्वेशन बताती है 16 ग्राम से 36 ग्राम मिलता है, और 36 ग्राम मीथेन से कितना मिलेगा बस ये पता लगा लो। 36/16 इंटू 36, 81 ग्राम वाटर ये हमें मिलेगा। 2 लाइन का क्वेश्चन, 2 लाइन के अंदर बड़ी आसानी से ख़त्म हो रहा है। इससे एक सेंस ऑफ न्यूमेरिकल अप्रोच डेवलप होगा और आप चीज़ें बता पाओगे। चलो ये आ गया क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, मैं तो यही कहूँगा वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, और फिर मेरे साथ आंसर मैच करना कि क्या आपका जवाब आता है, ये आंसर आपको मैच करना है। इक्वेशन गिवन है तो हम इक्वेशन को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं अपने पास, जिससे कि इसी इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेंगे जो हमें गिवन है। बैलेंस्ड है या नहीं ये भी देख लो कि इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। 3 आयरन 8 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4 बैलेंस्ड है। फिर जिसके बारे में कहा गया है और जो फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट मास ऑफ Fe, वेट ऑफ Fe, ये हमें निकालना है। बाय एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम का मतलब वाटर, यानी वाटर का वेट गिवन है 18 ग्राम, और ये रिएक्शन है। कई बार हम रिएक्शन को देख के और उसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल को देख के पजल हो जाते हैं कि भाई करेंगे तो क्या करेंगे, हम भाई सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे। अब जिसके बारे में दिया गया है और जो कहा गया है बस उसी पे कंसंट्रेट करो। आयरन निकालना है, वाटर गिवन है, बाकी को हटा दो, यानी इन पे ध्यान देने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब इक्वेशन के हिसाब से देखो ये कितना है, 3 इंटू आयरन का एटॉमिक मास 56, यानी ये इतने ग्राम हो गया, और 4 इंटू वाटर का 18 होता है, ये इतने ग्राम हो गया। तो इतने ग्राम आयरन इतने वाटर से रिएक्ट करता है, या इतना वाटर इतने ग्राम आयरन से रिएक्ट करता है। हमें मास ऑफ आयरन निकालना है। सो वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 4 इंटू 18 ग्राम H2O reacts with 3 into 56 ग्राम ऑफ आयरन। जो फाइंड आउट करना होता है ना उसको राइट हैंड साइड में लिया, और जो गिवन होता है वो चीज़ को लेफ्ट में लिया।
इतने ग्राम वाटर इतने आयरन से रिएक्ट करता है, तो इतने ग्राम वाटर कितने से रिएक्ट करेगा। कैलकुलेशन बाद में ही सॉल्व करना बेटर होता है, चीज़ें कुछ आपस में नेग्लेक्ट भी हो जाती हैं। 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा और 56 है, आप समझ सकते हो 18 से 18 गया और 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 14 पे और 14 इंटू 3 42 ग्राम आयरन, ये हमारा आंसर यहाँ आएगा। ये भी हो गया, इसमें भी ऐसा कुछ खास नहीं, बन गया। चलो द नेक्स्ट वन, इसको ट्राई करते हैं। बस एक बात ध्यान रखना है, जो भी वेट लो ग्राम में लो, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। हाउ मच आयरन कैन बी ऑब्टेन बाय रिडक्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ Fe2O3। 1 किलोग्राम Fe2O3 है और Fe2O3 का रिडक्शन कर रहे हैं। रिएक्शन अपने आप बना लो। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसमें से आयरन अलग जाएगा, ऑक्सीजन अलग जाएगा, रिडक्शन हो गया। 2 आयरन हैं, ऑक्सीजन, दिस इज 3/2, ये बन गई रिएक्शन। अब जिसके बारे में कहा गया, जो गिवन, हाउ मच आयरन कैन बी ऑब्टेन, वेट ऑफ आयरन ये पता लगाना है, और वेट ऑफ Fe2O3 1 किलोग्राम। मैंने कहा कि इस पूरे चैप्टर में जो भी वेट लोगे ग्राम में, तो 1 किलोग्राम को हम 1000 ग्राम लिख देते हैं क्योंकि वेट ग्राम में ही ले लो। अब सिर्फ आयरन और Fe2O3 पे ध्यान दो, ऑक्सीजन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके बारे में कुछ भी जिक्र किया ही नहीं गया। अब इसका मॉलिक्यूलर मास, आयरन 56 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 3, इस तरह से बनेगा 160, और ये 2 इंटू 56 112 ग्राम, ये इसका वेट हो गया। पता लगाना है कि 1000 ग्राम Fe2O3 से कितना आयरन मिलेगा, तो अब देख लो क्या यहाँ है, फ्रॉम इक्वेशन 160 ग्राम Fe2O3 गिव्स 112 ग्राम आयरन, और 1000 ग्राम से कितना मिलेगा, सो 112 अपॉन 160 इंटू 1000, और इस तरह से सॉल्व करेंगे 700 ग्राम, ये आपका जवाब यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से देखो इक्वेशन सॉल्व होती है, ये बेसिक है, बेसिक आइडिया। मैं ये नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत बेसिक हैं, लेकिन एट रैंडम जब कई बार क्वेश्चन आते हैं तो उस वक्त नहीं हो पाते। जब हम सोल्यूशन देख लेते हैं ना, फिर लगता है अरे क्या है ये, जो है यही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, या हम भी जो टेस्ट लेते हैं वहाँ भी, और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और फिर कहूँगा कि खुद से ट्राई कर सकते हो तो करो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये इक्वेशन गिवन है, हमने इक्वेशन को लिखा। अब देखो फिर वही चीज़ जो गिवन, कैलकुलेट मास ऑफ 60% सल्फ्यूरिक एसिड, यानी वेट ऑफ H2SO4 आपको निकालना है। चौक का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपको गिवन है 50 ग्राम, ये गिवन है। यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको 60% सल्फ्यूरिक एसिड, यानी जो भी सल्फ्यूरिक एसिड पता लगाएंगे वो 60% प्योरिटी का सैंपल होगा। यानी अगर 100 ग्राम सैंपल होगा वो इम्प्योर होगा, उसमें सिर्फ 60 ग्राम प्योर सल्फ्यूरिक एसिड होगा। पहले हम ऐसे करते हैं कि इक्वेशन से सल्फ्यूरिक एसिड का वेट निकालते हैं। इक्वेशन से जो भी निकाला जाता है वो 100% प्योर होता है, वो प्योर होता है। अभी आगे करते हैं। नेग्लेक्ट किसको करना है, H2SO4 और CuCO3 पे ध्यान देना है, बाकी सभी को नेग्लेक्ट करना है, उन पे ध्यान देना ही नहीं। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना, दिस इज 100 और सल्फ्यूरिक एसिड का 98, ये कर लिया। पहले पता लगा लेते हैं कि 50 ग्राम
कैल्शियम कार्बोनेट से कितना सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा? सो फ्रॉम इक्वेशन वी कैन से 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट reacts with 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। इक्वेशन बताती है कि भाई इतने ग्राम से इतना, और गिवन कितना है 50 ग्राम। 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितने से रिएक्ट करेगा? सो 98 अपॉन 100 इंटू 50, 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, बट ये तो रिएक्शन के हिसाब से निकाला है ना, ये तो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड होगा, बिल्कुल प्योर होगा। ये आपको पता लगाना है 60% का कितना वेट होगा। इसका मतलब देखो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 60 ग्राम प्योर सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सैंपल। 60% का मीनिंग यही हुआ कि अगर सैंपल का वेट 100 ग्राम है तो उसमें 60 ग्राम प्योर सल्फ्यूरिक एसिड है। स्टैंडर्डाइज्ड स्टेटमेंट। तो 60 ग्राम 100 ग्राम में है, तो 49 ग्राम प्योर सल्फ्यूरिक एसिड कितने में होगा? जब ये पता लगाएंगे आप तो ये सॉल्व करके जवाब आएगा 81.6 ग्राम। 81.6 ग्राम ऑफ सैंपल, ये आपके पास जवाब आएगा और ये आपका आंसर है। तो जो पहले की इंफॉर्मेशन अगर है तो थोड़ा सा बस उस इंफॉर्मेशन में यही देखना है कि वो 60% अगर उन्होंने कहा है तो 60% का इस्तेमाल करते हुए आपने उसे सॉल्व करना है और ये आपका जवाब बन जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको देख लो, इस क्वेश्चन को यहाँ देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.36। दिस इज 1.36 फ्रॉम एनसीईआरटी। आई कैन से ये क्वेश्चन है। स्टेटमेंट एनसीईआरटी में बड़ी है, मैं एनसीईआरटी की स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं। क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन ए लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। इस स्टेटमेंट में कुछ मतलब नहीं है, मतलब ये इस रिएक्शन के बारे में कहा गया है। मेन जो पता लगाना है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट्स विद 5 ग्राम MnO2। 5, अब जब एनसीईआरटी में स्टेटमेंट देखते हो ना तो 4-5 लाइन की स्टेटमेंट देखते ही सन्नाटे में झन्नाटा, काटो तो खून नहीं। कैसे करें? ऐसे करेंगे। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड। बिल्कुल वही मेथड आपने अडॉप्ट करना है जैसे मैं अभी तक समझाता आ रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी तो कोई कहीं से भी कितना करने की कोशिश कर लो, मेन तो एनसीईआरटी है। सबसे पहले वही, ताकि हम साइड में लिख लें, गिवन हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl, ये नहीं, वेट ऑफ HCl पता लगाना है। वेट ऑफ MnO2 5 ग्राम गिवन है, 5 ग्राम गिवन है। तो सिर्फ HCl और MnO2 पे ध्यान देना है और किसी पे नहीं। बाकी सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट करो, सिर्फ HCl और MnO2। रिएक्शन देख लो, बैलेंस है, 4 हाइड्रोजन 4 क्लोरीन एटसेट्रा। इनका मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन होता है 1 और 36.5, सो वी कैन से 35.5 और 1 36.5, तो 36.5 इंटू 4, और ये इस तरह से यहाँ पर टोटल हो जाएगा 146 ग्राम। मैग्नीज का एटॉमिक मास 55, एक्चुअल में 54.9 होता है। 54.9 को 55 मान लेते हैं, तो ये 55 और 2 ऑक्सीजन है, 16 प्लस 16, और ये सॉल्व करके 87 ग्राम, ये रहा 87 ग्राम। बस पता लगा लो 5 ग्राम MnO2 से कितना HCl मिलेगा। MnO2 का वेट गिवन है, सो वी कैन से फ्रॉम रिएक्शन 87 ग्राम MnO2 reacts with 146 ग्राम HCl। 146 ग्राम HCl, तो 5 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा? सो दिस इज 146 अपॉन 87 इंटू 5। सॉल्व कर लेते हैं। 146 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 87, और ये सॉल्व करके 8.39 ग्राम
ये हमारा जवाब आएगा। रिएक्शन अगर बैलेंस होगी तो चीज़ें बताना कोई मुश्किल टास्क नहीं होगा, बस आपको वेट चाहिए। अगर आपके पास वेट है तब तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगेन दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, अगेन इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.35 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम कार्बोनेट्स रिएक्ट्स विथ व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर टू रिएक्ट विद इतना HCl। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको वेट गिवन होना चाहिए। आपसे कहा गया है वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है और वेट ऑफ HCl, वेट ऑफ HCl। अब HCl का वेट नहीं दिया गया, ये तो वॉल्यूम और मोलैरिटी दी गई है, वेट नहीं गिवन, बट हमें तो वेट चाहिए। मैंने पहले कह दिया कि वेट चाहिए। मोलैरिटी से वेट निकालो। कैसे निकालोगे आप जानते हैं ना, मोलैरिटी का फार्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी। आप जानते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी। मोलैरिटी गिवन है 0.75, वेट निकालना है। मॉलिक्यूलर मास HCl का मॉलिक्यूलर मास 36.5, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 25 ml, ये रहा। यहाँ से वेट निकाल लो, 0.75, 36.5, 25 अपॉन 1000, इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस इज 0.75 इंटू 36.5 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 1000, और ये सॉल्व करके ये वेट आता है 0.684 ग्राम। तो वेट ऑफ HCl, मैं इसको वहां लिख देता हूं 0.684 ग्राम। हमें HCl की मोलैरिटी और वॉल्यूम गिवन था। प्रैक्टिस न्यूमेरिकल जो दिए जाते हैं वहां अक्सर मोलैरिटी और वॉल्यूम गिवन होता है, आप उससे वेट निकाल लो। और वेट आपने मोलैरिटी के फार्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल ली। अब मैं इसको हटा देता हूं। जब आप रिवाइज करेंगे तो बेशक से रिवर्स करके देख लेंगे कि मैंने वेट किस तरह से निकाला। ये आ गया। अब तो बहुत ही आसान है। रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट ट्वाइस HCl gives you CaCl2, CO2 and H2O। इक्वेशन बैलेंस्ड है, कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह बैलेंस है। जिसके बारे में पूछा गया है, जो गिवन है, सिर्फ उन्हीं पे कॉन्सेंट्रेट करो, बाकियों को नेग्लेक्ट करो, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसका मॉलिक्यूलर मास 100, कैल्शियम 40, कार्बन 12, 16 × 3, और ये 36.5 × 2, और ये हो गया 73 ग्राम। बस पता लगाना है कि 0.684 ग्राम HCl से कितना मिलेगा। सो यू कैन से फ्रॉम इक्वेशन 73 ग्राम HCl reacts with 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट और 0.684 ग्राम, जो कि अभी आपने वेट निकाला, HCl कितने से रिएक्ट करेगा, 100/73 और 0.684। सो वी कैन से 100 × 0.684 डिवाइडेड बाय 73। और इस तरह से आप देख सकते हो पॉइंट या 0.9369 ग्राम, 0.9369, और आप इसको 0.0937 ग्राम भी आप कह सकते हो। दोनों आंसर सही हैं, परफेक्ट। अब यही न्यूमेरिकल जब आप बुक में देखोगे ना, इनको भयानक बना दिया जाता है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, कि ऑथर को मेथड नहीं पता था या वो ऑथर पेज ज़्यादा ख़त्म करना चाहता था, पर वर्ड उनको ज़्यादा पेमेंट मिलती थी। जबकि ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से एक कुछ लिमिटेड शब्दों में ही ख़त्म हो सकता है, लेकिन अब बुक में कई बार
ज़्यादा हो जाता है, तो उस वजह से थोड़ा सा आपको इसको ध्यान रखना होगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस, हर बुक के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर कोशिश कर सकते हो तो कर लो। मैं यहाँ आपको इसका मेथड बताता हूँ, आंसर भी गिवन है, मैं मेथड बताता हूँ, आप कैलकुलेशन करना, ट्राई करना, मैं इसका मेथड बताता हूँ। इस क्वेश्चन में वेट ऑफ मिक्सचर गिवन है, ध्यान से देखना। 1.84 ग्राम, यानी आपके पास एक मिक्सचर है CaCO3 और MgCO3 का, उसका वेट गिवन है 1.84 ग्राम। इसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है टिल नो लॉस ऑफ मास टेक्स प्लेस। द रेजिड्यू वेट 0.96, जो बचता है, इसको हीट किया, कुछ गैस निकली वो उड़ गई और कुछ बच गया, जो बच गया उसका वेट 0.96 है। परसेंटेज कंपोजिशन बतानी है। नो डाउट जब 11th में बच्चा आएगा उसके लिए ये न्यूमेरिकल बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन जब इसको सॉल्व करना सीख जाओगे ना, जब मेथड सीख जाओगे, तो ये मुश्किल नहीं है। कोई फार्मूले भी नहीं है, ये तो आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लो, वीडियो पॉज करके स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लो, जितना समझ में आता है उतना समझो और फिर मेरे साथ सॉल्व करो। वेट ऑफ मिक्सचर, अब मिक्सचर में दोनों हैं इतना, तो लेट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मांग लेते हैं x, वैसे मिक्सचर का वेट ये है, मैं कैल्शियम कार्बोनेट का वेट x मान लेता हूं, तो वेट ऑफ MgCO3 कितना हो जाएगा? टोटल इतना है, ये x है, तो ये कितना हो गया? 1.84 माइनस x, ये हो गया। अगर मुझे x की वैल्यू मालूम पड़ जाए तो मुझे इसका वेट मालूम पड़ जाएगा। अगर इसका वेट आ गया तो मैं परसेंटेज निकाल सकता हूँ, उसका वेट आ गया तो मैं परसेंटेज निकाल सकता हूँ। तो मैंने इसको x मान लिया, तो वो 1.84 माइनस x हो गया। अब इनकी रिएक्शन लिखो, रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट हीट। अब ये इस न्यूमेरिकल की लिमिटेशन होती है कि इसमें रिएक्शन साथ नहीं दी जाती। ये अगर आपको पता है तब तो ठीक है, वरना गड़बड़ है। रिएक्शन ऐसे है कि CaCO3, ये CaCO3 है, जब इसको हीट करते हैं तो ये CaO में बदलता है, CO2 बाहर चली जाती है, CO2 गैस उड़ जाती है और ये बचता है। यानी CO2 तो उड़ गई, इसको हटा दिया, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमसे कहा गया है ना कि रेजिड्यू वेट, अब बचेगा ये, वो तो गैस है। ऐसे ही MgCO3 इसको हीट करते हैं तो ये MgO और CO2 देता है, और CO2 गैस है, उड़ गई, तो रेजिड्यू में कौन बचा? रेजिड्यू में MgO बचा, रेजिड्यू में MgO। तो ये तो गिवन में है और ये रेजिड्यू में है। अब इसका मॉलिक्यूलर मास देखो 100, और कैल्शियम ऑक्साइड का कैल्शियम 40, ऑक्सीजन कितना 16, और ये हो गया 56 ग्राम, 56 ग्राम। सो नाउ वी कैन से 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 56 ग्राम रेजिड्यू। 100 ग्राम 56 ग्राम देता है, तो x ग्राम कितना देगा? तो यहां से जो रेजिड्यू आएगा वो इतना आएगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट से रेजिड्यू आएगा वो इतना आएगा 56/100, और साथ में x ये आएगा। ऐसे वहां देखो, मैग्नीशियम 24 प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन 3 है, और इस तरह से आप देखेंगे 84 ग्राम, और रेजिड्यू में मैग्नीशियम ऑक्साइड अगेन 24 प्लस 16, और ये आ गया 40 ग्राम। सेम ऐसे ही कि 84 ग्राम MgCO3 गिव्स 40 ग्राम रेजिड्यू, जो बचता है वो रेजिड्यू। और MgCO3 का वेट कितना? 1.84 इंटू एक्स ग्राम, 1.84 माइनस एक्स कितना देगा? 40/84
इंटू 1.84 माइनस एक्स, ये रेजिड्यू आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट से मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट से इतना रेजिड्यू मिलेगा, उससे इतना मिलेगा। सो वी कैन से टोटल वेट ऑफ रेजिड्यू, total weight of residue is equal to weight of residue from calcium carbonate plus weight of residue from magnesium carbonate। यानी इससे कितना रेजिड्यू मिला कैल्शियम कार्बोनेट से, ये प्लस ये, तो लिख दो 56/100 इंटू एक्स, और वहाँ भी 40/84 1.84 माइनस एक्स, ये लिख दिया। टोटल वेट ऑफ रेजिड्यू स्टेटमेंट में दिया गया है कि टोटल वेट ऑफ रेजिड्यू कितना है, 0.96, ये है 0.96। तब आपके पास इक्वेशन बन गई 56/100 इंटू एक्स प्लस 40/84 1.84 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.96। ये इक्वेशन बन गई। बस यहां से x की वैल्यू निकाल लेनी है। जो x की वैल्यू आएगी वो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आएगा। अब अपने किसी भी मैथमेटिकल स्किल का इस्तेमाल करो, चाहे तो इसको 0.56x ले लिया, और किसी भी तरह से जैसे आपको आसानी रहती है आप उसका इस्तेमाल करो। 0.47 1.84 माइनस एक्स ले लिया 0.96, इसको फर्दर सॉल्व कर दिया कि 0.47 इंटू, वैसे 0.47 समथिंग आएगा, हम दो ही इसमें ले रहे हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, 1.47 इंटू 1.84, और इस तरह से ये 0.8648 माइनस 0.47x 0.57x इज इक्वल टू 0.96, ये हमारे पास आ गया। और फर्दर x हैं 0.56x 0.47x 0.8648 0.96, और बस इन कैलकुलेशन की वैल्यू को, अब मैं ज़रा इस स्टेटमेंट को आगे फर्दर चेंज कर देता हूँ ताकि स्पेस बच जाए। अब देखो वापस आओ, इनको सॉल्व करो, x कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, और फिर आपका 0.56 माइनस 0.47, ये सॉल्व करके 0.09x और 0.96 माइनस 0.8648 वहाँ जाएगा, 0.96 माइनस 0.8648, और ये सॉल्व करके 0.0952, और x इज इक्वल टू 0.0952 अपॉन 0.9 डिवाइडेड बाय 0.9, और ये आपके पास 0.1057 x की वैल्यू, यानी वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 0.1057, ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। वेट ऑफ MgCO3 निकाल लेंगे। वेट ऑफ MgCO3 वो आपको गिवन है 1.84 माइनस एक्स, मतलब इस कैलकुलेशन को आपने अपने हिसाब से कर लेना है। इक्वेशन बन जाने के बाद कैलकुलेशन में x की वैल्यू सही ढंग से निकाल लो। बस x की वैल्यू, क्योंकि यहाँ स्पेस मेरे पास थोड़ा सा कम है, x की वैल्यू निकाल लोगे तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट x आ जाएगा। वेट ऑफ MgCO3 ये आपके पास 1.84 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। बस परसेंटेज निकालनी होगी। परसेंटेज कैसे निकालोगे? वेट ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय वेट, टोटल वेट,
जो भी टोटल वेट था वो होगा इंटू 100। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, वेट ऑफ MgCO3 और डिवाइडेड बाय टोटल वेट इंटू 100। इस तरह से आप जब x की वैल्यू निकाल लोगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉल्व होती जाएंगी। बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखो, वो आपकी सही होनी चाहिए कि इतने से इतना, x से इतना, इतने से इतना, और ये आपका टोटल वेट ऑफ रेजिड्यू फ्रॉम दिस, वेट ऑफ रेजिड्यू फ्रॉम दैट, इनको प्लस किया। कैलकुलेशन एक बार अपने हाथ से दोबारा से कर लेना, क्योंकि हो सकता है जल्दबाजी में जब सारी x वगैरह हो तो कुछ गड़बड़ ना हो गई हो, तो आप इसको दोबारा करना। x की वैल्यू निकाल के वो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ गया, इधर आएगा, टोटल वेट 1.84 इंटू 100 एंड सो ऑन। इस तरह से ये आपका न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल आपको ध्यान रखना है। तो देखो, ये थे न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन द केमिकल इक्वेशन जो आपको मैंने बताए हैं। इसके अलावा दो न्यूमेरिकल हैं एनसीईआरटी के, हर जगह सॉल्व दिए जाते हैं। दो न्यूमेरिकल हैं, मैं एक बार उन न्यूमेरिकल के बारे में भी आपको बता देता हूँ। ट्राई कर सकते हो तो ज़रूर ट्राई करो। और एक तो ये है, अ क्रिस्टलाइन सॉल्ट ऑन हीटिंग लूजेस 45.6 ऑफ इट्स वेट, इस तरह से गिवन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला वगैरह आपको निकालना है, क्या होगा क्या नहीं ये आपको बताना है। फॉर फाइंड आउट सिंपलेस्ट फार्मूला यानी एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एनहाइड्रस और हाइड्रस दोनों निकालना है। हाइड्रस का कितना होगा, एनहाइड्रस कितना होगा। देखो सीधी सी बात है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट का मतलब होता है हाइड्रस। इसका मतलब ये हुआ हाइड्रस सॉल्ट है, हाइड्रस सॉल्ट मतलब उसमें पानी भी है। अगर ये 100 ग्राम है तो जब इसको हीट करते हैं तो ये एनहाइड्रस में बदलता है प्लस वाटर। अब हाइड्रस ऑन हीटिंग लूजेस 45.6, जब इसको हीट करते हैं तो जो लॉस होता है ना, वो जो वाटर है वो वेपर बन के बाहर चला जाता है, वेपर बन के बाहर। तो लॉस इन वेट जो है वो वाटर का वेट है। तो एनहाइड्रस कितना बचेगा, 45.6, इसको सॉल्व कर लिया। 54.4 बचेगा कि अगर 100 ग्राम हमने हाइड्रस लिया, उसको हीट किया, उतना तो पानी है वो बाहर चला गया और ये बचा। अब एनहाइड्रस की परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है, एनहाइड्रस की परसेंटेज कंपोजिशन आपको गिवन है। आपको इसका इंपीरिकल फार्मूला बताना है कि इंपीरिकल फार्मूला इसका क्या होगा, ये प्रेडिक्ट करना है। अब देखो, जैसे आप इंपीरिकल फार्मूला करते हो, जैसे पहले वही सीरियल नंबर, फिर सिंबल बनाते हो, परसेंटेज लिखते हो, एटॉमिक मास लिखते हो। ये टेबल की फॉर्म में बनाना मैंने आपको सिखा रखा है। एटॉमिक मास लिखते हो, फिर रिलेटिव नंबर ऑफ मोल निकालते हो, फिर उसके बाद सिंपल रेशो निकालते हो, और फिर सिंपलेस्ट रेशो। आपको ये चीज़ें इंपीरिकल फार्मूला वाले मेथड से याद होंगी। 1 2 3 4 चीज़ें गिवन हैं। सो 1 2 3 4। सिंबल में एल्यूमिनियम है 10.5%, पोटाशियम है 15.1, सल्फर है 24.96, ऑक्सीजन है 49.29 परसेंटेज है। एटॉमिक मास आपको पता होने चाहिए। अब एटॉमिक मास आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, ना पता हो तो कहीं से भी फाइंड आउट कर लो, चाहे बुक में से देख लो, नेट पे से देख लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एटॉमिक मास देखेंगे अगर आप तो मालूम पड़ जाएगा। एल्यूमिनियम है 27, पोटाशियम 39, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 एटॉमिक मास। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते थे, परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करते थे। सो दिस इज 10.5 डिवाइडेड बाय 27, और ये
सॉल्व करके 0.388 ये आ जाएगा, और यहाँ 15.1 डिवाइडेड बाय 39 और ये आ जाएगा 0.387 अप्रॉक्सीमेटली बराबर सही 24.96 डिवाइडेड बाय 32 और ये आएगा 0.78। 2 डिजिट में है तो बेशक से 2 ही डिजिट में लेके रखो। वैसे परफेक्ट आंसर जब आता है जब पॉइंट के 4 प्लेसेस तक हम जाते हैं। 49.29 डिवाइडेड बाय 16 और ये सॉल्व करके 3.08 ये आता है। सिंपल रेशियो कैसे निकालते थे? जो इनमें सबसे छोटा है उससे सबको डिवाइड कर दो, यानी 0.38 डिवाइड बाय 0.38 1 आएगा, अगला ही 1 आएगा। 0.78 डिवाइडेड बाय 0.38 तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2.05 2 आएगा, और ये है 3.08 डिवाइडेड बाय 0.38 और ये सॉल्व करके 8.1 यानी अप्रॉक्सीमेटली 8 मान लो, और ये 1128 और इस तरह से इंपीरिकल फार्मूला ऑफ एनहाइड्रस। इंपीरिकल फार्मूला ऑफ एनहाइड्रस पहले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखते हैं, यानी KAlS2O8। इस तरह से KAlS2O8 ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा KAlS2O8। इंपीरिकल फार्मूला मास, अभी देख लो इसका इंपीरिकल फार्मूला मास क्या रहेगा। पोटेशियम दिस इज 39 प्लस 27 प्लस सल्फर 32 64 हो गया, और ये जब आपने लिया तो यहाँ तक तो ये 130 और फिर 8 ऑक्सीजन है 16 इंटू 8 और प्लस 130, ये आपका एनहाइड्रस का इंपीरिकल फार्मूला मास यानी 258 AMU ये आएगा इसका इंपीरिकल फार्मूला मास। तो एनहाइड्रस का तो यहाँ हमने ये फाइंड आउट कर लिया एनहाइड्रस का। एक मिनट, एक जरा मैसेज का जवाब दे दूं एक बार, एक मिनट। और एनहाइड्रस का जब हमने मास दे दिया तो हम अब हाइड्रस का मास यहाँ पर बता सकते हैं क्या होगा क्या नहीं, उसको बताना कोई बड़ी बात नहीं है। सो लेट्स सी किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे रिमेनिंग पार्ट को, ये मैं आपको बताता हूँ। नाउ ये आ गया। अब हमसे देखो शुरुआत में क्या कहा गया है। शुरुआत में हमसे ये कहा गया है कि जब ये वेट का लॉस करता है तो 45.6 ग्राम वाटर बाहर जाता है। यानी यहां से देखना जरा, बुक से अलग मेथड। इफ एनहाइड्रस वेट 54.4 ग्राम देन वेट ऑफ H2O, तो वेट ऑफ H2O कितना आ रहा है 45.6। अगर एनहाइड्रस का वेट इतना है तो वेट ऑफ वाटर इतना। एनहाइड्रस का वेट यहां पर कितना है 258, तो वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा। वेट ऑफ वाटर इसको सॉल्व करना होगा, और थोड़ा सा स्पेस लेते हुए अगर मैं इसको सॉल्व करूं 45.6 इंटू 258 डिवाइडेड बाय 54.4, सो 45.6 इंटू 258, 45.6 इंटू 258 डिवाइडेड बाय 54.4 और ये आता है 216.26 ग्राम वाटर। वाटर का वेट आ गया कि भाई इतना वाटर है। अब वाटर के नंबर ऑफ मोल निकालो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट ऑफ वाटर आ गया है, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो, 12 आएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर 12।
अब देखो एनहाइड्रस और हाइड्रस। एनहाइड्रस का फॉर्मूला कि Al S2O8 हाइड्रस में पानी और ऐड हो जाएगा, यानी ये चीज तो इतनी ही है, और पानी कितना, ये जो नंबर ऑफ मोल निकाले 12H2O, तो ये हाइड्रस का फार्मूला और ये एनहाइड्रस का फार्मूला, ये फार्मूला हमारे पास यहां पर बनेगा। ये फार्मूला आपको इसमें किसी तरह से याद रखना होगा, ये ध्यान रख लो। दोबारा से देख लो इसको। हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला है, फिर स्टेटमेंट से अगर एनहाइड्रस का वेट 54 ग्राम है तो हाइड्रस कितना, और इसका अगर 258 है तो कितना। एक बार इसको जल्दी से देख लो, मैं 1 मिनट फटाफट से एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर एक बार कर लूँ फटाफट। और ये यहाँ पर जो जवाब है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन कई बार गलतियाँ बच्चों से हो जाती हैं। कोशिश करें कि ऐसी गलती ना हो। अलग अलग न्यूमेरिकल में अलग अलग एलिमेंट दे दिए जाते हैं, कई बार यहाँ पर आयोडीन दे दिया जाता है, कुछ इस तरह से चीज़ें गिवन होती हैं। बट ये आप ध्यान रख लो कि ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट इतना करता है। मेन बात बस यही ध्यान रखिए कि अगर हाइड्रस इतना है तो लॉस जो भी होगा वो वाटर का होगा। एम्पिरिकल फार्मूला निकाला, मास निकाल लिया, इतना अगर एनहाइड्रस है तो वाटर इतना, एंड सो ऑन, और ये आपका जवाब यहाँ बनेगा। होमवर्क में ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का एम्पिरिकल फार्मूला का न्यूमेरिकल हर बुक में इसका सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। ना हो फिर भी बताना, फिर दोबारा सॉल्व भी करवा दूंगा। आज जो चीज़ें मैंने करवाई हैं इनमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में ज़रूर आता है। प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।